ओके, अब हम शुरू करते हैं सरस्वती और सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं, आप इन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब देखिए, कहता है कि सरस्वती और सिंधु की सभ्यता के समय में जो नगर होता था यानी शहर, उसके दो इलाके होते थे। एक इलाके को कहते थे दुर्ग क्षेत्र और एक को कहते थे आवास क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्र। ये जो दुर्ग क्षेत्र होता था नगर का यानी शहर का जो दुर्ग क्षेत्र है, उसमें संपन्न व्यक्ति रहते थे, शासक वर्ग रहा करता था। यानी दुर्ग क्षेत्र के अंदर, दुर्ग का अर्थ होता किला, फोर्ट। किला क्षेत्र के अंदर, दुर्ग क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग थे, या तो वो नगर के संपन्न व्यक्ति होते थे या फिर शासक, जिनका शासन उस समय था। और कहता आवास क्षेत्र में जो लोग रहा करते थे उनमें व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर, इन लोगों के रहने का जो स्थान था वो था आवास क्षेत्र। और दुर्ग क्षेत्र जो था वो या तो संपन्न व्यक्ति रहेगा या फिर शासक वर्ग से संबंधित व्यक्ति उसमें रह पाएगा। संपन्न व्यक्ति में आप मान सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा उस समय अमीर हो। शासक वर्ग से संबंधित व्यक्ति में आप समझिए राजा हो, सामंत हो, जमींदार हो, महामंत्री हो, सेनापति हो, इस तरह के लोग। और जो सामान्य जन थे जिनमें व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी, मजदूर, ये सब आवास क्षेत्र में रहा करते थे। इसके बाद आगे लिखता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो आवासीय क्षेत्र थे वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये शब्द बार बार आएंगे, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हड़प्पा उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा शहर था। जैसे आज भारतवर्ष में दिल्ली है, कलकत्ता है, बम्बई है, चेन्नई है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, ये बड़े बड़े शहर हैं। तो उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो बहुत बड़े शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु नदी के किनारे बसे हुए ये बहुत बड़े बड़े शहर थे। कहता इनके चारों रक्षा प्राचीर नहीं थी। प्राचीर मतलब दीवार, इनकी रक्षा करने के लिए कोई दीवार नहीं बनाई गई थी। जबकि कहता है इसके ठीक विपरीत कालीबंगा में लोथल में, बनावली और धौलावीरा, इनमें किलेबंदी मिलती थी। यानी कि ये चार जो बड़े शहर थे उस समय के, लोथल, बनावली, धौलावीरा और कालीबंगा, इन शहरों के चारों तरफ तो प्राचीर थी, दीवारें थी, किला था रक्षा करने के लिए। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के चारों तरफ कोई किला या उनकी कोई दीवार नहीं थी जिससे उनको रक्षा मिल सके, रक्षा प्राचीर नहीं थी उनकी। और कहता है इस समय यहाँ समाज में कौन कौन से लोग होते थे? कृषक, खेती करने वाले, कुंभकार, कुंभ यानी घड़ा बनाने वाले लोग, यानी जिन्हें आजकल हम कुम्हार कहते हैं, बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाले, नाविक, नाव चलाने वाले, श्रमिक जो श्रमदान करते हैं, आभूषण बनाने वाले शिल्पी, और जुलाहे, जुलाहे जो कपड़ा बनाया करते थे। ये हमारे उस समय के समाज में मुख्य मुख्य व्यक्ति थे और इन सब का ये काम हुआ करता था। अब ये भोजन के बारे में बात करता है तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, यानी सिंधु घाटी, सिंधु नदी या सरस्वती नदी के किनारे जो बसे हुए गांव और शहर थे, उनमें रहने वाले लोगों का भोजन क्या था। सिंधु घाटी शब्द का सीधा सा अर्थ यह है कि सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे पर बसे हुए गांव और शहरों के लोगों के बारे में है ये सब। तो कहता है वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। शाकाहारी लोग थे वो जौ, गेहूँ, चावल, फल और सब्जियां और दूध, इसका सेवन किया करते थे। मांसाहारी लोग मछली, भेड़, बकरी और सूअर। और कहता है वहाँ पर खुदाई के अंदर चूल्हे भी मिले हैं, जिन चूल्हों में आज भी गांव के अंदर रोटियां बनाई जाती हैं, भोजन पकाया जाता है, वो चूल्हे मिले हैं। सिलबट्टे मिले हैं। सिलबट्टा जिस पर चटनी पीसी जाती है, आपने जीवन में खाई होगी चटनी, वो सिलबट्टे पर पीसी जाती है।
आजकल मिक्सर ग्राइंडर में पीसी जाती, पुराने समय में सिलबट्टा होता था पत्थर का। कहता ये भोजन पकाने और पीसने के प्रमाण में मिले। इसका मतलब ये लोग चूल्हे का, सिलबट्टे का प्रयोग भी करते थे। जो गेहूँ, चावल, फल और सब्जियाँ अगर इनके पास खाने के लिए है तो जाहिर सी बात है ये लोग उनको बोते भी होंगे और काफ़ी अधिक मात्रा में उनके पास ये चीज़ें रही होंगी। इसके पश्चात इनके पास भोजन के लिए जो आवश्यक बर्तन है वो क्या क्या होते थे? थाली, गिलास, कटोरा और लोटा। ये आज भी हमारी रसोई में मिलता है। थाली, गिलास भी मिलेगा, कटोरा भी, लोटा भी। इसके बाद यहाँ के लोग वस्त्र और आभूषण के बड़े शौकीन थे। कह रहे मोहनजोदड़ो में एक प्रस्तर की मूर्ति तिपतिया अलंकृत शाल ओढ़े हुए है। मोहनजोदड़ो शहर की जब खुदाई की गई तो उसके अंदर एक मूर्ति मिली और वो मूर्ति पत्थर की थी और उसने तिपतिया अलंकृत शाल ओढ़ रखा था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तिपतिया अलंकृत शाल, ये मूर्ति देखिए आप पहले वाली। इसने जो शाल ओढ़ रखा है एक अलंकृत है। ये किससे? 3 पत्तियां बनी हो, 1 2 3, 1 2 3 तिपत्तियां, यानी 3 पत्तियों से बना हुआ ये अलंकृत शॉल इस मूर्ति ने ओढ़ रखा है। दूसरा आप ध्यान से देखिए, मूर्ति के ऊपर दाढ़ी बनाई गई है और ये दाढ़ी जो है ये बड़ी अच्छे से बना रखी है, मतलब सुव्यवस्थित दाढ़ी है। देखिए माथे पर टीका भी है। तो ये सब चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से मिली। तिपतिया अलंकृत शाल ओढ़े हुए हैं और बायां कंधा, आपने इस मूर्ति अभी देखा है शाल ओढ़े हुए थे, एक साइड कंधे पर शॉल है, एक साइड नहीं है। दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है, अभी जो मैंने बात कही वो। और कहता है कि केश यानी बाल पीछे की ओर संवार कर एक फीते से बंधे हुए हैं। बालों को पीछे की ओर संवार के रखा गया है और उनको पीछे फीता डाल दिया गया है, यानी कि जैसे आजकल हम रिबन कहते हैं या जो महिलाएं दूसरी चीज़ें प्रयोग करती हैं बालों को बांधने के लिए। और उसके अलावा कहता है आभूषणों में मुख्य रूप से यहाँ होता था हार, गले में पहना जाने वाला, भुजबंद, भुजा पर बांधा जाने वाला, कंगन, अंगूठी, ये सब पहनी जाती थी। कहते केवल स्त्रियाँ ही नहीं, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। और जिसके अंदर धनी लोग तो सोने चांदी के या कीमती पत्थरों के या हाथी दांत के आभूषण बनवाया करते थे, जबकि निर्धन लोग या तो पक्की मिट्टी के या हड्डी के या पत्थर के आभूषणों का प्रयोग करते थे। माने यहाँ के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और सिंधु घाटी के जितने दूसरे शहर थे वहाँ के लोगों को पहनने का बड़ा शौक था। और कहता है केश विन्यास में विशेष रुचि थी। बालों को बनाने में आपने देखा होगा, बालों को बांधने के लिए उन्होंने फीते या धागे या कहीं रिबन का प्रयोग किया, पीछे जिक्र हुआ था इस बात का। और कहता है यहाँ की महिलाएं काजल, सुरमा, सिंदूर लगाती थी और शतरंज का खेल और नृत्य भी होता था। और बच्चों के लिए खिलौने, झुनझुने, सीटियाँ और गाड़ियाँ इत्यादि प्रचलित हुआ करती थी। यानी कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जाने तो ये लोग कौन कौन से बर्तनों का प्रयोग करते थे, उस समय समाज में कौन कौन से वर्ग थे, कौन कौन से बर्तन थे, कौन कौन सी ये लोग फसलें उगाते और खाते थे, कौन कौन से जीवों का भी भोजन कर लेते थे, भोजन पकाने और पीसने के लिए इनके पास क्या क्या था, और ये लोग कौन कौन से आभूषण पहनते थे, महिलाओं को किन आभूषणों में रुचि थी, पुरुषों को किन आभूषणों में रुचि थी, और अमीर और गरीब जो लोग थे वो किस किस प्रकार के आभूषण पहना करते थे। तो ये सब हम इसमें सामाजिक जीवन में हमने पढ़ा। अब आ जाइए इसका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो गांव और शहर थे, यहाँ के लोग धन संबंधी कार्य किस प्रकार निपटाया करते थे और धन संबंधी कार्यों में किस किस तरह से उनका काम चलता था। कहता है सरस्वती सिंधु का क्षेत्र बड़ा उपजाऊ था। देखिए सरस्वती और सिंधु का क्षेत्र बड़ा उपजाऊ था, है और रहेगा, क्योंकि जिस इलाके से सरस्वती या सिंधु या गंगा या यमुना जैसी नदियाँ बह रही हों वो इलाका इन हिमालय से आने वाली नदियों के पानी से उपजाऊ तो बना ही रहेगा। तो जहाँ से सिंधु नदी गुजर रही है जिसमें 5 अन्य नदियाँ मिल रही हैं, तो वो इलाका समृद्ध तो रहेगा क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी उपलब्धता है।
तो वहाँ बड़ा उपजाऊ इलाका था। वहाँ के लोग गेहूँ, जो चावल, ये पहले भी आया था, मसूर, मटर, सरसों, कपास और तिल, इन चीज़ों की खेती किया करते थे। और कहता है जब ये इन चीज़ों की खेती करते होंगे तो जाहिर सी बात है इनके पास फसलें बोने की विधि भी होगी, उपकरण भी होंगे, सिंचाई व्यवस्था है, क्योंकि सिंधु के किनारे के गांव हैं, ये सब रहा होगा। कहता है मेहरगढ़ में प्राप्त पत्थर की दरांती, दरांती एक प्रकार का औजार होता है जिससे फसल काटने का काम किया जाता है। आजकल ये गाँव में लोहे की बनाई जाती है और इसका हत्था जो होता है वो काठ का होता है, लकड़ी का बनता है। मेहरगढ़ में एक पत्थर की दरांती प्राप्त हुई, इसका मतलब वो लोग फसल काटते होंगे इससे। कालीबंगा में जुते हुए खेतों का उदाहरण मिला है और बनावली में हल मिला है। तो ये हल, जुते हुए खेत और दरांती ये दिखाता है कि उस समय के लोग कृषि भी बड़ी समृद्ध तरीके से करते थे और उनके पास बड़े अच्छे अच्छे उपकरण थे, औजार थे, जिसके कारण खेती किया करते। और बड़े बड़े संग्रहण केंद्र भी थे, भंडारघर। आजकल देखा सरकार बड़े बड़े गोदाम बनाती है जिनमें हम किसान जो गेहूँ या दूसरी फसलें बोता है उनको भंडारण किया जाता है। बड़े बड़े भंडार गृह थे उस समय। और आगे लिखता है कि देखिए ये वो दरांती का चित्र है, मेहरगढ़ में जो पत्थर की दरांती मिली नहीं उसका चित्र है, ये हल का नमूना है और ये जुता हुआ खेत का नमूना है। आप इन तीनों को बड़े आराम से देख सकते हैं। सरस्वती और सिंधु सभ्यता में कहता बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर ये पाले जाते थे। इनका उपयोग कुछ का दूध के लिए, कुछ का मांस के लिए और कुछ का खाल और ऊन के लिए प्रयोग किया था। बैल का प्रयोग मुख्य रूप से खेती तो करता ही था बैल, उसके साथ यातायात, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो बैलों का प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने घोड़े, ऊंट और हाथी को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा ये जंगली जीव, इनके यहाँ सूअर, चिंकारा, हिरण, नीलगाय ये सब मिलते थे, इनके भी उदाहरण मिले। और उच्च स्तरीय उद्योग धंधों के साक्ष्य सरस्वती और सिंधु सभ्यता, यानी उस समय सिंधु और सरस्वती नदी के किनारों पर बड़े अच्छे उद्योग धंधे भी चला करते थे। सैंधव विभिन्न प्रकार के आभूषण, औजार, उपकरणों, धातु की ढलाई की तकनीक से भली भांति परिचित थे। सैंधव यानी सिंध का निवासी, सैंधव शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति सिंध का निवासी हो, सिंधु नदी के किनारे का निवासी हो, सिंधु के आसपास के इलाके का निवासी हो। कहता है सिंधु के आसपास के इलाके के लोग आभूषण, औजार और उपकरण और धातु की ढलाई बहुत अच्छी तरह से करना जानते थे और बड़े दक्ष थे, निपुण थे। इसके अलावा कहता है राखीगढ़ी जो पुरास्थल मिला है, जो हमारा पुराना शहर मिला है सरस्वती के किनारे, और भेड़ा में कार्नेलियन मिला है। कार्नेलियन को इंद्रगोप कहा जाता है। ये एक प्रकार का खनिज होता है, थोड़ा लाल और थोड़े संतरी रंग का, वो मिला है। और तिगड़ाना में फियांस मिला है। फियांस एक प्रकार का जैसे आपने गांव के अंदर देखा होगा लाख होती थी, लाख, ये वही लाख है जिसका दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था, उसमें लाख लगवाई थी उसने। ये लाख है ना, आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है और इस लाख के चूड़े अब भी बाजार में मिलते हैं, जिनको आग में गर्म करके आप कोई भी आकार दे सकते हो उसको। ये फियांस जो होता है लाख के जैसा ही एक पदार्थ होता है और उसी के जैसा लगभग काम करता है। तो ये सब मिले हुए हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग और उत्कीर्ण शिल्प भी करते थे उस समय के लोग। उत्कीर्ण, पत्थरों पर खोद खोद कर लिखना, उत्कीर्ण शिल्प भी उस समय के लोग करते थे। और वस्त्र उद्योग तो हमारे देश का था ही बड़ा प्रसिद्ध। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने क्या किया, नापतोल की प्रणाली पैदा की, मुद्राएं, यातायात के स्वरूप इत्यादि के बारे में इन्होंने जाना। कहते विदेशी व्यापार बड़ा होता था, स्थल मार्ग से भी होता था और समुद्री मार्ग से भी होता था। और स्थल मार्ग से व्यापार जो था वो बैलगाड़ियों से किया जाता था और समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था। इसके उदाहरण हमें मोहनजोदड़ो में मोहर पर अंकित नाव के चित्र से मिला। अब देखिए मोहर पर नाव का चित्र है तो जाहिर सी बात है वो लोग नाव के बारे में जानते हैं। अब आगे आ जाइए। मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है कि उनके मेलुहा सरस्वती सिंधु सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया जो इराक की सभ्यता थी, देखिए इससे पहले हमने एक वीडियो में क्या
बात कही थी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ठीक उसी सभ्यता के समकालीन भारत की सरस्वती और सिंधु सभ्यता भी रही है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो अभिलेख मिले उनसे ही पता चलता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के संबंध मेलुहा यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से भी जाना जाता था। मेलुहा सभ्यता से भी इनके संबंध व्यापारिक थे, यानी हमारे देश का व्यापार जो लोग करते थे, यहाँ का व्यापारी अपना माल बेचने के लिए वहाँ तक को जाने की कोशिश करता रहा होगा या किसी ऐसे स्थान पर जाता रहा होगा जहाँ पर मेसोपोटामिया के व्यापारी आते रहे होंगे। और कहता जब इन शहरों की हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये जो सरस्वती और सिंधु के किनारे पुराने समय में बसे हुए शहर और गांव थे, जब इनका उत्खनन किया गया, खोदा गया, तो बड़ी मात्रा में बांट और तराजू मिले। आपने बांट और तराजू गांव के किसी पुराने समय में जो गांव में वजन तोलने के लिए प्रयोग होता था वो बांट होते थे और तराजू रखी जाती थी किसी भी प्रकार का वजन तोलने के लिए। तो ये सिंधु और सरस्वती के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा। अब इसको और अच्छे से यदि आपको अपने ज्ञान में रखना है तो आप इस चीज़ का एक पैरेलल बराबर में इसका एक आप कंपैरिजन करते चलिए आधुनिक समय के साथ में कि आधुनिक समय में हम कौन से वस्त्र पहनते हैं, आधुनिक समय में किसी देश में किस प्रकार का समाज है, आधुनिक समय में कौन कौन से वर्ग हैं, आधुनिक समय में कितने कारखाने हैं, आधुनिक समय में व्यापार समुद्री मार्ग से होता है नहीं होता है, स्थल मार्ग से होता है तो किससे होता है। उस समय बैलगाड़ियों से होता था, आज बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रक, रेलगाड़ियों से व्यापार होता है। समुद्री मार्ग उस समय नाव से चलते थे, आज बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं। और उस समय की सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से था। आज भी हमारे देश का व्यापार पूरे संसार में होता है। उस समय के लोग माप तोल के लिए बांट और तराजू का इस्तेमाल करते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू आ गए हैं। इसी तरह ये उस समय लोग कौन कौन से जीवों को पालतू बनाया था, किस किस कार्य के लिए बनाया, आज के समय में हमने किन किन जीवों को पालतू बनाया है और किस किस कार्य के लिए बनाया है, आज के समय में हम कौन कौन सी फसलें बोते हैं, उस समय में कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी, आज के समय में सिंचाई उपकरण और सिंचाई की तकनीक क्या है, उस समय में सिंचाई उपकरण और तकनीक क्या रही होगी, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप इसका थोड़ा कंपैरिजन इस प्रकार भी कर सकते हैं कि उस समय के लोग कौन कौन से आभूषण पहनते थे, आज कौन कौन से पहनते हैं। उस समय जैसे हाथी दांत, कीमती पत्थर, सोना चांदी, आजकल लोग सोने चांदी को ज़्यादा पहनते हैं। इसके अलावा बच्चों के खिलौनों के रूप में उस समय क्या प्रयोग होता था, आज क्या होता है। उस समय के लोग शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे, कौन कौन से जीवों को मांस के लिए पालते थे और कौन कौन से फसलों को शाकाहारी रूप में इस्तेमाल करते थे। तो आज के समय से आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। ये जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।